जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। Okay, so the point is that we need the knowledge of this motion. अच्छा, चले हम थोड़े से लॉज की तरफ चलते हैं कि क्या लॉज हैं जो ऑर्बिटल मोशन जो कि प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स का हो, वो कौन से हैं जो उनको गवर्न करते हैं. So two of the men in history, one is very popular, Newton, और केपलर भी बहुत पॉपुलर है ऑर्बिट्स या स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपने नाम कभी ना सुना हो. इनफैक्ट the Kepler is the one who basically defined the orbital motion, and he did that only by the observation of the motion of the planets. Just by the observations, he came up with these laws. और ये टोटल 6 लॉज हैं. इनफैक्ट ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. लेटर न्यूटन प्रूव्ड दोज लॉज इवन मैथमेटिकली. केपलर के 3 लॉज कौन से हैं? द लॉ ऑफ एलिप्सिस, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, लॉ ऑफ हार्मोनिक्स. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट केपलर defined these laws or discovered these laws earlier than the Newton. Newton just verified these laws mathematically using gravitational and other rules. और न्यूटन के 3 लॉज तो हम सबको पता है. आप जिस मर्जी फॉर्म में इसको कह लें, शायद एफएससी या मैट्रिक में भी हमने पढ़े होंगे. इनर्शिया, मोमेंटम, एक्शन एंड डायरेक्शन. तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट वेज में. अच्छा, पहला लॉ जो केपलर का है, केपलर के इंपॉर्टेंट है इसलिए हम केपलर की बात करेंगे. न्यूटन के तो सिर्फ उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं. The first law, it is very important, and it is universal about any object, any planet, or any satellite which is revolving around any central body. And the law is that all the orbits are ellipses. Simple, very simple. All the orbits, whether the planet which are revolving around the sun or the satellites which are revolving around the earth, are ellipses. And the central body, sun in the case of planets or earth in the case of satellite, is at one of the focal point. अच्छा, एलिप्सिस को हम जरा दोबारा देख लेते हैं. यहाँ पर एलिप्स जो होता है उसमें 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, और प्लूरल में हम उसको फोकाई कहेंगे. 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं. तो लॉ ऑफ एलिप्सिस ये कह रहा है कि सारे ऑर्बिट्स एलिप्सिस हैं, और जो सेंटर बॉडी है वो किसी एक फोकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है. और यहाँ आपको खास बात आप सबको पता ही होगी, द सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स. अच्छा, अब जब हम एलिप्स की बात करते हैं तो फिर हम फोकल पॉइंट तो डिफाइन करते ही करते हैं. इसके अलावा हम एक इम्पोर्टेंट चीज डिफाइन करते हैं, मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस कौन सा है? ये मेजर एक्सिस है. मेजर एक्सिस आप सादा जबान में उसको कह लें कि जहां से एलिप्स ऑब्लेट है वो उसका मेजर एक्सिस है, या जहां पे डिस्टेंस बड़ा है वो मेजर एक्सिस है. दूसरा एक्सिस ये माइनर एक्सिस है, ये वाला. तो 2 एक्सिस होते हैं जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं. जब हम इस तरह का एक एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं तो ये डिस्टेंस है इसको हम कह देते हैं सेमी मेजर एक्सिस. ये पूरा मेजर एक्सिस है, हाफ उसका सेमी मेजर एक्सिस है. एंड द सेम इज विद द सेमी माइनर एक्सिस. अच्छा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं. ये जो सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस हम डिफाइन करते हैं, हम आगे चलेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है. तो पहला लॉ क्या है? सारे ऑर्बिट्स एलिप्स हैं. सन और अर्थ और एनी अदर सेंटर बॉडी exists on this focal point. This is the first law. अच्छा, जैसे ही फर्स्ट हम एलिप्स की बात करते हैं तो फिर हम एसेंट्रिसिटी की भी बात करते हैं. एसेंट्रिसिटी डिफाइंस द एलिप्सिटी ऑफ द एनी ऑर्बिट. कोई भी ऑर्बिट कितना एलिप्टिकल है.
इफ द ऑर्बिट इज हाईली एलिप्टिकल, उसकी इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी। मेरे ख्याल में 1 तो नहीं हो सकती, 1 तो अल्टीमेटली होती भी नहीं है, लेस देन वेरी नियर टू 1। और अगर ऑर्बिट सर्कुलर होगा तो उसकी वो सर्कुलर होगा तो उसकी ये इसेंट्रिसिटी 0 होगी। और वो हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं इन द सेम वे दैट इफ द ऑर्बिट इज सर्कुलर देन a इज इक्वल टू b। अगर ऑर्बिट सर्कुलर होगा तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों सेम होंगे। और अगर आप यहाँ पर पुट करें तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये 0 डिवाइडेड बाय 2a और 2b आएगी तो ये 0 आ जाती है। तो सर्कुलर के केस में इसेंट्रिसिटी 0 होगी। इफ द ऑर्बिट इज हाईली एलिप्टिकल तो वो इसेंट्रिसिटी जो है उसकी नियर टू 1 या जितना ज्यादा एलिप्टिकल होगी इतनी 1 के क्लोज होगी। सो ये पहला लॉ था। अच्छा, जो दूसरा लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डिफाइंस द velocity of the object or the satellite or the planet around its central body. Velocity कैसे? ये लॉ ये कहता है, और ये भी केपलर ने जस्ट ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट प्लैनेट्स की ही डिड्यूस्ड कि ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, वो लॉ ये क्या कहता है कि अगर हम सन के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट तक एक वेक्टर ड्रॉ करें और वो बॉडी मोशन में हो और t1 टाइम पास हुआ हो, तो ये जो एरिया बीच में स्वीप करेगी, ये लाइन या ये वेक्टर, इस एरिया को उसने स्वीप किया ना, ये एरिया हमेशा कांस्टेंट रहता है इस टाइम के रेफरेंस से। या इन अदर हम वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो लाइन प्लैनेट को और सन को ज्वाइन करती है वो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में स्वैप करती है। इन अदर वर्ड्स T6 have some relation with A6 और वो रिलेशन सब में कांस्टेंट ही रहती है, T5 और A5 में भी, T4 A4 में भी, इन सब में। और ये तभी पॉसिबल है, अगर हम थोड़ा सा इस पर गौर करें, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है कि अगर सैटेलाइट जब प्लैनेट सन के करीब हो तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए कम हो जाए, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए, और जब दूर हो तो उसकी स्पीड कम हो जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये एरियाज इक्वल रहने चाहिए इक्वल टाइम में। सो द कंक्लूजन इज whenever there is some elliptical orbit, elliptical means it is not circular, whenever it is an elliptical orbit, तो जब सैटेलाइट सेंटर बॉडी या अर्थ के करीब होगी it will be moving faster, and when it is away from the center body, एक ही ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट नहीं, अगर ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो सैटेलाइट जब अर्थ के करीब आएगी तो इट विल बी मूविंग वेरी वेरी फास्ट, व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द अर्थ और सेंटर बॉडी इट विल बी मूविंग स्लोली, जैसे कि ये इस इमेज में आपको नजर आ रहा है। तो ये दूसरा लॉ है, हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ये कुछ होता है सिस्टम कि सर्कुलर ऑर्बिट में आप देखें कि सैटेलाइट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। दैट्स व्हाई सर ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, सर्कुलर वाली? नहीं, सर्कुलर लियो में भी हो सकती है, कोई भी सैटेलाइट हो सकती है, कोई भी प्लैनेट सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है, बिकॉज सर्कुलर ऑर्बिट इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये कोई भी बॉडी हो सकती है, प्लैनेट, सैटेलाइट और एनीथिंग, वेदर जियोस्टेशनरी और इन लियो और इन मियो, एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। So the point is, in case of circular orbit, the velocity of the moving body is the same all around the orbit, according to the law. Elliptical है तो situation different होगी. When the body or the satellite comes near the center body, it will be moving with very high velocity. When it is far away, it will be moving with lighter, low velocity. अच्छा, हम इस चीज को कैसे डिफाइन करते हैं?
अभी मैं दोबारा आपको एक चीज बता देता हूँ कि अच्छा, ये लेट्स से कि ये दो फोकल पॉइंट हैं, आप इसको भूल जाए, ये फोकल पॉइंट है जहाँ पे अर्थ है या सन है। अच्छा, ये पॉइंट है, आप देखें इसका डिस्टेंस सेंटर बॉडी के साथ कम है। हम इस पॉइंट को कहते हैं जी पेरिएप्सिस। अब इस केस में क्या कहेंगे मुझे भूल गया, लेकिन अगर ये सन है तो हम इसको कहेंगे पेरीएप्सिस। एप्सिस सन को कहते हैं, और अगर ये अर्थ है तो हम कहेंगे पेरीजी। में भी आपने ये वर्ड सुने हो, जी अर्थ के लिए यूज हो रहा है, जियोस्टेशरी जिस तरह है, पेरीजी मींस जो क्लोज पॉइंट है उसको पेरी कहते हैं, जो फारदेस्ट पॉइंट है उसको एपो कहते हैं। एपोएप्सिस, एपिहीलियन, एपोजी। तो ये आगे ऑब्जेक्ट है कि सेंटर में ऑब्जेक्ट कौन सी है। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि once we have this knowledge that the orbit is elliptical, so the satellite will be at highest velocity at perigee and it will be at lowest velocity at apogee. तो ये टर्म सिर्फ नोमेनक्लेचर है, और ये ज्यादातर ग्रीक में ही है। पेरी का मतलब नियरेस्ट होता है, एपो का मतलब फारदेस्ट होता है, तो इसलिए। तो सर्कुलर के केस में देयर विल बी नो पेरीजी और नो एपोजी, क्योंकि डिस्टेंस यूनिफॉर्म है सेंटर बॉडी या अर्थ या सन के साथ। ओके जी, कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक? अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये फर्दर वही आप चीज देख लें कि हम इसको एक बार दोबारा रीइंफोर्स कर देते हैं कि द टाइम द सैटेलाइट विल टेक फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम T0 to T1 is equal to the time it will take for traveling from T2 to T3। ये दोनों इक्वल हैं और इनका एरिया भी इक्वल ही होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें क्या बता रही है कि किसी भी प्लेनेट या सैटेलाइट का मोशन उसके ऑर्बिट की शेप पे डिपेंडेंट है। अगर शेप, इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म स्पीड यूजुअली नहीं होगी। अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है फिर तो बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ सर्कुलर में यूनिफॉर्म स्पीड होगी, अदरवाइज स्पीड वेरी करती रहेगी। और इसी मोशन या इसी चीज की वजह से आप देखिएगा कि क्या कहते हैं, हम डिफरेंट मैनूवर के ऑर्बिट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज बड़ी लॉजिकल भी है। लॉजिकल क्यों? अर्थ है, उसका एक ग्रेविटेशनल पुल है, एंड द सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ विथ सम वेलोसिटी इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट पुल। ऐसा ही है ना, उस ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए वेलोसिटी उनको उसके टेंजेंशियल चाहिए होती है। तो जब अर्थ के करीब होते हैं तो वो फोर्स ज्यादा होती है, ये वाला पुल ज्यादा है। इस पुल को ओवरकम करने के लिए वेलोसिटी भी ज्यादा चाहिए। जब सैटेलाइट दूर होती है तो ग्रेविटेशनल पुल कम है, इसका मतलब है उसको ओवरकम करने के लिए फोर्स भी कम चाहिए, तो उसकी अल्टीमेटली वेलोसिटी भी कम होती है। सो द बॉटम लाइन इज, एज we are moving away from the surface of the earth, for example in geostationary orbit, the velocity will be less as compared to the case when the satellite is in low earth orbit। और इसी तरह जितने नीचे ऑर्बिट होगा हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, अदरवाइज the objects will fall on the surface of the earth because of that gravitational pull। ओके, ये दो लॉज हो गए, और न्यूटन ने एग्जैक्टली ये ऐसे ही प्रूव किया ग्रेविटी की हेल्प से कि ग्रेविटेशनल पुल और ये सारी वेलोसिटीज को अगर बैलेंस करें तो यही रिजल्ट आता है कि ये लॉ ठीक है केपलर का, जो उसने ऑब्जर्वेशन से डिड्यूस किया। तो ग्रेविटी से भी वो ऐसे ही आता है। ओके, फर्स्ट लॉ, सारे ऑर्बिट्स एलिप्टिकल हैं। सेकंड लॉ, it relates the motion of the satellite with sort of ellipsis। अच्छा, और तीसरा लॉ, थर्ड लॉ जो है वो सैटेलाइट के ऑर्बिटल पीरियड या के बारे में बताता है। दिस लॉ
अच्छा, यहाँ पे कुछ लंबी सी स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन ये लॉ बहुत सिंपल है. दिस लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, कैपिटल पी इज द ऑर्बिटल पीरियड. ऑर्बिटल पीरियड क्या है कि अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें रेस, यहाँ से स्टार्ट करें सैटेलाइट का मोशन इस पॉइंट से, तो जब ये पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगी तो ये ऑर्बिटल पीरियड है. अगर घंटे में होता है तो ऑर्बिटल पीरियड 60 मिनट्स है, अगर 2 घंटे में होता है तो ऑर्बिटल पीरियड 20 है. जैसे कि अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड क्या है, अराउंड 365 और 66 डेज. कि अर्थ जब एक पूरी रोटेशन सन के अराउंड करती है तो वो 365 या 366 डेज है. तो ये अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड है. इसी तरह किसी भी बॉडी का ऑर्बिटल पीरियड थर्ड लॉ ये स्टेट करता है कि उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के. इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ये लॉ ऐसे हो जाएगा कि द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, क्योंकि सर्कुलर के केस में सेमी मेजर एक्सिस और रेडियस सेम है. तो ये बाकी सारी चीज जो इसमें नजर आ रही है इस फॉर्मूले में या इस इक्वेशन में, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. पी स्क्वायर इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. अच्छा, इससे हम क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं? इससे हम, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस हो तो हम उसका ऑर्बिटल पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ऑर्बिटल पीरियड हो तो उससे सेमी मेजर एक्सिस भी फाइंड आउट किया जा सकता है. दोनों इंटर रिलेटेड है. जी, कोई क्वेश्चन है किसी के ज़हन में? ओके, तो 3 लॉज हो गए केपलर के, लॉ ऑफ हार्मोनिक्स, लॉ ऑफ एलिप्सिस, एंड दिस लॉ which relates the orbital period with the semi major axis. और अगर आपके पास सब कुछ डेटा हो तो आप इजीली ऑर्बिटल पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग थर्ड लॉ, जो कि ये वाला है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब 4 पाई ओवर आई थिंक जीएम, कुछ ऐसा ही था, एम जी 4 पाई स्क्वायर. तो जी और एम जो है वो एक कांस्टेंट है. जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द अर्थ. समटाइम वी कलेक्टिवली कॉल्ड इट एज म्यू. 1,20,000 म्यूट कर दें. अच्छा, ओके, सो हमारे पास अगर डेटा हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्बिटल पीरियड. अच्छा, आप बताएं ऑर्बिटल पीरियड हमें किस लिए चाहिए हो सकता है? जो मैंने आपको पहली बात की थी कि फॉर एग्जांपल यू आर डिजाइनिंग सम पावर सिस्टम फॉर अ सैटेलाइट व्हिच हैज टू बी लॉन्च्ड इन एन ऑर्बिट ऑफ 500 किलोमीटर अल्टीट्यूड. अब आपने इसकी पावर जनरेशन फाइंड आउट करनी है ड्यूरिंग सनलाइट, तो जब तक आपके पास ऑर्बिटल पीरियड नहीं होगा आप नहीं फाइंड आउट कर सकते. और ऑर्बिटल पीरियड के साथ फिर आपको एक्लिप्स का भी पता लगना चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो बाकी चीजें. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बेसिक नॉलेज व्हिच इज बेसिक रिक्वायरमेंट व्हिच नीड्स टू नो अबाउट डिजाइनिंग समथिंग फॉर पावर सिस्टम. अच्छा जी, कोई क्लियर है? का किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज? अच्छा, फिर आगे चलते हैं, अगर कोई नहीं है तो ओके. अच्छा, इसी तरह न्यूटन के तीनों लॉ वो हमें पता ही है. व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया. whenever the body is in space they still have inertia depending up, and their mass is mass नहीं, weight is dependent upon the gravitational pull. हम सबको पता है. लॉ ऑफ मोमेंटम भी पता है, F इज इक्वल टू m में. और तीसरी चीज है एक्शन रिएक्शन. तो आप बड़ा इजीली प्रूव कर सकते हैं, ये आगे कहीं ना कहीं प्रूव हुआ होगा स्लाइड्स में या पीछे किसी जगह पे, कि जब हम बैलेंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके पास ये इक्वेशन है ये वहां से भी आ जाती है. न्यूटन ने भी यही फाइंड आउट की थी. ओके, अच्छा, हमने स्पीड की बात की. इंजेक्शन के लिए जरूरी है कि द थिंग्स शुड बी मूविंग वेरी फास्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर अल्टीट्यूड, तभी वो ऑर्बिट कर सकते हैं. जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में है कि स्पीड यहाँ पर ज्यादा होगी या रेड वाले ऑर्बिट में, तो ऑब्वियसली
जो ब्लैक ऑर्बिट है वो हायर स्पीड पे होगा, और जो सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, ऑर्बिट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ऑर्बिट की तो कोई स्पीड नहीं है, वट एवर द ऑब्जेक्ट विच इज इन दैट ऑर्बिट, और जो ये आउटर ऑर्बिट है ये स्लो स्पीड पे होगा एज कंपेयर टू दिस वन। सो जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा ऑर्बिटल स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। और ये लॉ है, लॉ का मतलब ये हुआ कि अगर आप डेलिबरेटली स्पीड इंक्रीज करेंगे तो हमारा ऑर्बिट, सैटेलाइट की स्पीड चेंज करेंगे तो हमारा ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर एक सैटेलाइट मूव कर रही है रेड ऑर्बिट में विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर हम इसकी स्पीड यहाँ पर ज्यादा कर दें किसी वजह से, यानी कोई रॉकेट ऐसा लगा हो, तो क्या होगा, उसका ऑर्बिट रेज नहीं होगा। मतलब एक सादा बात कर रहा हूँ, एंगल वगैरह की भी बात नहीं कर रहा। इट इज लाइकली कि उसका ऑर्बिट रिड्यूस हो जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ इफ एनीथिंग हैज सम वेलोसिटी ऑफ लाइक 7 किलोमीटर पर सेकेंड तो वो अर्थ के करीब ऑर्बिट करना चाहिए उसको, तो ये ऐसा ही होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट 7 किलोमीटर पे ऑर्बिट कर रही हो, हम किसी तरह उसको ब्रेक लगा दें, यानी कि उसकी स्पीड कम कर दें, तो उसका ऑर्बिट अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाना चाहिए। एनीवे हम इसी तरह से अब देखिए ना, चाहे हमने वेलोसिटी इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, स्पेस में हमें एनर्जी बराबर चाहिए। तो ये दोनों जो इश्यूज हैं वो एनर्जी डिमांड करते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि जब हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं स्पेस में, तो वो तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मूव कर रही होती है, ऐसे ही है? हाँ, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मूव कर रही है ना, मतलब और तो कोई मतलब हम वो उनको कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देते कि वो इस ऑर्बिट में इस स्पीड के साथ मूव करें। जब पेलोड को ऑफ किया जाता है इन स्पेस, तो वो अपने अपने ऑर्बिट को खुद ही उस अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेविटेशनल पुल वो उस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करना शुरू हो जाता है, और चाहे वो एक जितनी मर्जी स्पीड से करें, और हर पेलोड की अपनी अपनी स्पीड होती है। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये जो कुछ ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि इलिप्टिकल मूव करती हैं, और कुछ ऐसी होंगी जो कि सर्कुलर मूव करती हैं अराउंड द अर्थ। तो ये जो इलिप्टिकल होती हैं वो उनका कैसे पता चलता है, क्योंकि सैटेलाइट को तो हमने ऑफ कर दिया स्पेस में। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, कुछ भी खुद नहीं हो जाता। ये मतलब हम हर चीज खुद कर रहे हैं इन्हीं लॉस की बेस पे, और ये 100% तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि बहुत सी परटर्बेशंस भी हैं। ये 99% या 99.9% ऐसे ही हो रहा है, हम हर चीज खुद कर रहे होते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, हम किसी सैटेलाइट को जब ऑर्बिट में लेकर जा रहे हैं तो हमने लॉन्च व्हीकल को उतनी स्पीड दे दी कि वो उस ऑर्बिट में चली गई। जब हम वहां जाके उसको रिलीज करेंगे तो विद रेफरेंस टू लॉन्च व्हीकल तो शायद उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो उस सैटेलाइट के ऑब्जेक्ट की जब वो वहां से रिलीज हुई, लेकिन विद रेफरेंस टू अर्थ तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, क्योंकि लॉन्च व्हीकल ने वो सारी वेलोसिटी गेन की होती है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि वेलोसिटी कम या ज्यादा कैसे करते हैं। तो सैटेलाइट के अंदर अक्सर इस तरह के रॉकेट्स लगे या बूस्टर्स या कह लो या थ्रस्टर्स होते हैं जो वेलोसिटी कम या ज्यादा कर रहे होते हैं। एलिप्टिकल कैसे बन जाती है, देखो बड़ा सादा सा फॉर्मूला है। अगर हम इस लॉ को गौर से देखें कि लेट से एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट कर रही है, ठीक है, सर्कल में ऑर्बिट कर रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं उस पे थोड़ी सी देर के लिए एक हाई वेलोसिटी एक थ्रस्टर फायर करता हूं जो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ये होना चाहिए कि उसका ऑर्बिट सर्कुलर से एलिप्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जिस इंस्टेंट पे मैंने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की थी वो उसका पेरिजी बन जाएगा, और वंस वी हैव पेरिजी तो फिर हमारे पास कोई एपोजी भी होगा, और एपोजी और पेरिजी एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही हो सकते हैं। तो किसी भी सर्कुलर को कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एलिप्टिकल में, और इसी तरह एलिप्टिकल को सर्कुलर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अप्लाई राइट एनर्जी एट
फॉर द राइट टाइम एट द राइट इंस्टेंट, तो हम वो चीज अचीव कर लेते हैं। और जो इतनी ये जो क्यूब जी जी सैटेलाइट्स होती हैं उन थ्रस्टर्स कहाँ से आते हैं क्यूब सैटेलाइट्स में? थ्रस्टर्स कहाँ से आते हैं? सर थ्रस्टर्स तो बेसिकली आप एक्सटर्नल पुल उसके साथ लगा देते हैं या कोई रॉकेट लगा देते हैं जिसकी वजह से उसे स्पीड इनहांस कर देते हैं, बूस्ट दे देते हैं उसको, नहीं, तो ऐसे ही होता है। सैटेलाइट के अंदर हम थ्रस्टर बना के या लगा के भेजते हैं ना, अगर ऐसा फ्यूचर में कोई चीज करनी हो तो। छोटा रॉकेट या जो छोटी चीज उसमें ऐड करके भेजते हैं, अगर ये फ्यूचर इंटेंशन हो तो। लेकिन पॉइंट सिर्फ यही है कि जब भी ऐसे मनूवर्स करने होते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई स्पेस प्रोब है विच इज गोइंग टुवर्ड्स मार्स, तो वो देखो वो डायरेक्ट तो नहीं चली जाती ना। स्पेस में डिफरेंट बॉडीज है, हर एक बॉडी का एक ग्रेविटेशनल पुल है। अर्थ का मैस ज्यादा होगा तो उसका पुल ज्यादा है, जुपिटर का मैस इससे भी बहुत ज्यादा है तो उसका पुल और ज्यादा होगा। तो ये एक तरह की एनर्जी है। कोई प्रोब अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकलेगी तो वो किसी और की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ सकती है। तो ये सारी कैलकुलेशन की होती है कि ये मनूवर्स या ऑर्बिट्स कैसे होंगे। ये डायरेक्टली कोई स्ट्रेट नहीं हम जा सकते किसी ए पॉइंट से बी तक। अक्सर डिफरेंट प्लैनेट्स को ऑर्बिट करते हुए ये ट्रेवल कर रहे होती हैं ये स्पेस प्रोब्स, ताकि एनर्जी मिनिमाइज हो जो एनर्जी चाहिए। क्योंकि ये भी एक तरह की एनर्जी है ना, ग्रेविटेशनल पुल से हमें एनर्जी मिलती है। और आपने देखा होगा कि समटाइम होता है कि इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी, अगर एक प्रोब ने मार्स या जुपिटर या सैटर्न पे जाना है तो फर्स्ट इट ट्रेवल्स टुवर्ड मरकरी और वीनस, और वहां से कुछ एडिशनल पुल लेके वो आगे जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो या सीजन किस टाइम पे ये लॉन्च हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। आप बहुत से मिशन ऐसे देखोगे, ऐसे होंगे कि वो डायरेक्टली किसी फार्दर प्लैनेट पे नहीं गए, वो पहले उन्होंने ऑपोजिट ट्रेवल किया टू गेन सम एनर्जी फ्रॉम सम अदर प्लैनेट, और उसके बाद आगे गए। तो ये पॉसिबिलिटी है। और इस तरह के आप क्या कह लो, हम चीजें यूज करते रहते हैं। जैसे एक और ये एक सिंपल सी मैनूवर है कि वी नो दैट द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये अर्थ का मोशन है, इसका मतलब है हमें लॉन्चिंग में भी ये मोशन हेल्प दे सकता है। ऑब्वियसली ना, जैसे आप किसी चलती गाड़ी में से उतरो तो अगर आप उसी की तरफ भागोगे तो आपको हेल्प मिल रही है ना। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको ज्यादा फोर्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो हम जब सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम टुवर्ड्स ईस्ट लॉन्च करें, ताकि हमें ये जो इस ग्रेविटेशनल पुल या रोटेशन की वजह से एनर्जी मिल रही है वो हेल्पफुल है। अदरवाइज ओवरऑल वेलोसिटी का डिफरेंस रिलेटिव वेलोसिटी का ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी जो फिजिकल फेनोमेनाज हैं उनकी हेल्प से ये इस तरह की चीजें अचीव की जाती हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज की जाती है, हम ये कह लेते हैं। अच्छा, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू न्यूटन लॉज देखें तो हमारी जो एक्सेलरेशन इनवर्ड है वो बनती है म्यू ओवर आर स्क्वायर, और वो जो है क्या कहते हैं, आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि इफ दिस एक्सेलरेशन इनवर्ड इज इक्वल टू, आपने जी जी बताया कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और जब आप सैटेलाइट को स्पेस में ऑफ करते हैं तो हमारी कोशिश होती है, हमारी इंटेंशन ये होती है कि हम ईस्ट की तरफ करें ताकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फिर वो दोबारा उसी मोशन में वेस्ट से ईस्ट वो उसी तरह, ताकि उसको स्पीड बूस्ट अच्छा मिलेगा। जी जी। हमें कैसे पता चलता है कि जो सैटेलाइट है, जो हमारी सैटेलाइट है वो अर्थ के वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही है, ईस्ट से वेस्ट मूव कर रही है? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, आप रिपीट कर सकते हो? सर हमारी ये इंटेंशन, देखिए इसमें ये कहा गया है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सैटेलाइट है वो ईस्ट की तरफ जो है वो हम उसको ऑफ करें ताकि वो ईस्ट से फिर दोबारा उसी मोशन में चलती रहे। तो हमें कैसे पता चलता है कि सैटेलाइट जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है या उसके मतलब अगेंस्ट जा रही है, मतलब स्पिनिंग उसकी जो मोशन है अर्थ के एक्सिस के अकॉर्डिंगली
आप वो इसको उसकी आप towards आप direction। इसको उस तरह देखो ही ना, आप सिर्फ ये देखो। पहली बात कि हम सन देखो, ये ईस्ट और वेस्ट और डायरेक्शन है ना जो हमने डिफाइन कर दी हैं। हम कोई भी नाम दे सकते थे, लेकिन हमने यही नाम दिए हुए हैं कि जिस डायरेक्शन में अर्थ स्पिन करी है वो ये है। आपको सन कहाँ जाता हुआ महसूस होता है? टुवर्ड्स वेस्ट। ऐसा ही है ना? इसका मतलब है कि अगर हम सन को स्टेशनरी समझे तो अर्थ ईस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही होगी, ईस्ट की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि लेट्स से एक एयरक्राफ्ट या अगर नॉर्थ अमेरिका से उड़े और वो लेट्स से यहाँ पाकिस्तान आए, तो उसको टाइम लगेगा लेट्स से 15 आवर्स। लेकिन अगर ये हम रिवर्स कर दें, वो पाकिस्तान से नॉर्थ अमेरिका जाए तो हो सकता है उसको 14 आवर्स लगे। क्यों? इसलिए कि जब वो नॉर्थ अमेरिका से पाकिस्तान की तरफ आ रहा था तो अर्थ इस डायरेक्शन में स्पिन कर रही थी, तो वो डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो भी अर्थ की रोटेशनल स्पीड है, तो उसको टाइम ज्यादा लगा। लेकिन वही चीज जब ऑपोजिट हो गई, तो जब टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका जा रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका खुद ही हमारे करीब आता जा रहा था, स्पिन हो रही है ना अर्थ नीचे। हम यही चीज यूज करते हैं रॉकेट लॉन्च करते हुए, कि हम रॉकेट को लॉन्च करें अगर ईस्ट की तरफ, तो हम सैटेलाइट को एक इनिशियल स्पीड बूस्ट दे सकते हैं। सैटेलाइट को नहीं दे सकते, रॉकेट को। हमें रॉकेट को कम एनर्जी रॉकेट पे कंज्यूम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ऑपोजिट करेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। और आपकी उसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही ले सकते हो जैसे मैंने पहले बताई कि लेट्स से आप ट्रेन पे जा रहे हो, आप चलती हुई ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे उतरते हो, तो आपकी कोशिश होती है ना कि आपका मोशन का डायरेक्शन भी वही हो जो कि ट्रेन का है, और आपको अच्छा खासा स्पीड बूस्ट मिल रहा होता है, आप भाग सकते हो। लेकिन ऑपोजिट जाओगे तो नहीं होगा। तो सेम इज ट्रू विद दिस काइंड ऑफ थिंग। और जहां तक सैटेलाइट की बात है कि सैटेलाइट किस डायरेक्शन में हमें स्पेस में पता लगेगा, वो बहुत ज्यादा चीज मैटर नहीं करती है कि सैटेलाइट ईस्ट में ट्रैवल कर रही है या वेस्ट में ट्रैवल कर रही है। वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव की बात है। वो भी हम ऑर्बिट्स में देखेंगे, हम ऑर्बिट डिफाइन कर देते हैं कि एक रेट्रोग्रेड ऑर्बिट है, एक प्रोग्रेड ऑर्बिट है। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन इनवर्ड जो है हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, और एक्सेलरेशन जिसको सेंट्रीफ्यूगल को कह लें वो v स्क्वायर ओवर r। और अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, जैसे कि ये न्यूटन के लॉ के हिसाब से ही ना, ये वाला भी ग्रेविटेशनल पुल और ये भी सेंट्रीफ्यूगल कह लें या सेंट्रीपिटल कह लें, इन दोनों को जब इक्वेट करें तो ये आ जाता है विच इज एफ। अच्छा सॉरी, मैंने गलत बता दिया, ये एफ इन है और ये एफ आउट है। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो ये म्यू ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर आ जाता है। ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो कि पीछे केपलर ने का थर्ड लॉ था, दिस वन 4 पाई स्क्वायर ओवर gm। दिस gm इज बेसिकली म्यू। हम यहाँ से इन दोनों को रिलेट करके निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही चीज है। कैसे? ये ऑर्बिटल पीरियड और वेलोसिटी आपस में इंटर रिलेटेड है। अच्छा, ये आगे शायद हुआ भी होगा एग्जैक्टली ये आ गया। हम ये हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी और इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है ऑर्बिट का, और अगर v वेलोसिटी हो तो टाइम पीरियड खुद ही हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ t लिखा हुआ है, बेसिकली इसको p भी लिख सकते हैं। ओनली द पॉइंट इज कि ये जो दोनों वो है ना लॉस न्यूटन के और केपलर के, ये एक दूसरे को क्या कह सकते हैं, सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल एक ही है। मैथमेटिकल प्रूफ भी उसका हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये एग्जांपल है सर्कुलर ऑर्बिट की, और कि आप देखें कि फॉर एग्जांपल इंटेलसैट की ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है, उसकी हाइट ही बता रही है हमें, उसकी वेलोसिटी क्या है और उसका ऑर्बिटल पीरियड क्या है। कितना है ऑर्बिटल पीरियड? इट इज नॉट 24 आवर्स। ये नोट करने की चीज है।
ये 24 आवर्स नहीं है, ये कम है। आप सबको पता हो शायद कि ये क्यों है। हालांकि अर्थ पे 1 डे 24 आवर्स का हमने रखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 24 आवर्स नहीं होते, दैट्स वाई ये 24 आवर नहीं है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि हम कह रहे हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब है कि अर्थ का रोटेशनल टाइम 1 ऑर्बिट के लिए 23 मिनट 56 सेकेंड और 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकेंड है तकरीबन। और उसके बाद अगर हम देखें लो अर्थ ऑर्बिट 780 पे 7.4 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड निकलती है। आप निकाल के देख सकते हो। ओके, सो तो इन फार्मूला से ये जो पीछे आपने अभी देखे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ये फार्मूलाज याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कभी कोई एग्जाम होगा तो आप फार्मूला शीट या एक चीट शीट ला सकते हो। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उनको यूज करना एटलीस्ट आना चाहिए। इसलिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इनकी आप कर लिया करें कि ये कैसे हो रहा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ये भी 2 मिनट में मीटिंग फिर खत्म हो जाएगी, मेरे पास मैसेज आ रहा है। बोलना जी, कोई क्वेश्चन, कोई इशू? ताकि मैं इस मीटिंग को स्टॉप करके मैं दोबारा नई मीटिंग क्रिएट करता हूँ। ठीक है, काफी नहीं है आज। काफी है? चले फिर इसको मीटिंग को खुद ही क्लोज होने दें। तो अभी 2 मिनट रह गए हैं। मैं हल्का सा इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहीं से शुरू कर दूंगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका लेक्चर होगा, यानी कि अगले थर्सडे को, तो मैं उसमें क्विज लूंगा। लेकिन क्विज की ये पॉसिबिलिटी भी है कि हम किसी और डे पे भी कर सकते हैं जिसपे सारे एग्री हों। फॉर एग्जांपल मे बी ऑन द इवनिंग ऑफ एनी वीकेंड और एनी अदर डे। 10 मिनट का क्विज होता है तो उसमें कोई मसला नहीं। आप सब मेरे ख्याल में रात को कोई सा भी टाइम, शाम को या दिन को भी हम स्पेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो अगर मैं प्रपोज करूं कि मैं लेट्स से कि मंडे या ट्यूसडे में से किसी दिन ले लूं, तो मेरा ख्याल कोई इशू नहीं होगा। क्या ख्याल है? ये इस लेक्चर में से नहीं होगा, इससे पीछे जो हमने पढ़ा ना, फिनिश किया, उसका हाफ पोर्शन, जो सेकंड हाफ पोर्शन था, वो वहां से मैं लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले एडवांस में एटलीस्ट 1 दिन पहले बता दूंगा कि कल शाम को 8 से 8:10 तक आपका क्विज होगा। ठीक है, तो या अगर कोशिश करूंगा वीकेंड पे कर सकूं तो वीकेंड पे भी आपके साथ कर लूंगा। और क्या कहते हैं कि जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये खत्म कर लेंगे तो फौरन बाद ऑटोमेटिकली आप रखिएगा ज़हन में कि उसके बाद मैं इस लेक्चर का भी क्विज दे लूंगा, इस मॉड्यूल का भी। ठीक है, ओके। सो अभी सिर्फ ये 40 सेकंड रह गए हैं, मीटिंग क्लोज होने वाली है। चलें, ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, मैं ये स्लाइड इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा या कल, लेकिन क्वेश्चन ये कहाँ अपलोड करूँ? आपके पास टीम्स तो आ नहीं रही, लेकिन आपको किसी न किसी तरह मैं पहुंचा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सर व्हाट्सएप पे कर दें। सर व्हाट्सएप पर तो नहीं हो सकता, लेकिन ड्रॉप बॉक्स व्हाट्सएप पे मे बी सम डेटा का कोई इशू आ जाए कि इतनी बड़ी फाइल, लेकिन मैं कर दूंगा किसी न किसी तरह, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।